देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लाहौर में 72 जानें चली गईं और इस्लामाबाद में अभी भी मुमताज़ कादरी साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में शरीयत का निफाज नहीं होता तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या मसला है? आज तमाम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। धमाकों के हवाले से भी जब बात की जाती है तो हमारी जो अप्रोच होती है वो रिएक्टिव होती है। धमाका हो गया, उसके बाद पंजाब के अंदर हमें पता चला है कि ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। 28 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुख्तलिफ अजला में पंजाब के ये ऑपरेशन जारी है। अक्सर सियासी प्रोग्रामों में जब हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ लोग बैठे होते हैं तो वो ये बात करते हैं कि पंजाब के अंदर गढ़ है ऐसी तंजीमों का जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आज ये सवाल जो है वाकई उभर कर सामने आ रहा है कि 72 जानों का नजराना देकर ही पंजाब के अंदर हमें ऑपरेशन जो है वो शुरू करना पड़ा। पहले क्यों नहीं किया जा सका ये ऑपरेशन? इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात जो धरने के हवाले से हमने आज बात करनी है कि क्या रियासत के अंदर अब इतनी सख्त नहीं रह गई है कि जो अलल ऐलान ये लोग कह रहे थे कि हम शाहराए दस्तूर पर जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे, और उन्होंने वहाँ पर धरना देकर दिखाया, रियासत उसमें मफलूज नज़र आई। पुलिस जो है जिसकी ये पहली जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को यहाँ पर आने से रोके, क्योंकि इसको रेड जोन कहा जाता है और यहाँ पे जो लोग दाखिल होते हैं उन्हें बाकायदा चेकिंग के बाद जाने दिया जाता है। तो इन लोगों को कैसे जाने दिया गया, ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है और रियासत के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है कि रियासत के अंदर इतनी इस्तात मौजूद नहीं है कि वो इन लोगों को रोक सके। नाज़रीन, हम यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब हमारी हुकूमतें और हमारे हुक्मरान जो हैं, जिन पर बड़े बड़े बाज़ दफ़ा इल्ज़ामात लगते हैं और वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मुल्क से फिर वापस आ जाते हैं, उनको अगर हमारा निज़ाम जो है उन इल्ज़ामात को जांचने की अगर हैसियत या सलाहियत नहीं रखता तो फिर लोग डंडे उठाएंगे, लोग तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि निज़ाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो लोगों को अदल निज़ाम इंसाफ उनको दे सके, लोगों के साथ उनकी वेलफेयर के लिए उनके साथ काम कर सके। तो लोग, हमें नज़र आता है कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंगली जो है वो मामलात को अपने हाथ में लेते नज़र आते हैं। इन्हीं मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद ज़फ़र अली शाह साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अफजल अली शिगरी साहब, साबिक IG पुलिस हैं सिंध के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। मैं ज़फ़र अली शाह साहब के पास पहले जाना चाहूँगा। शाह साहब, ये जो मामलात हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर 72 जानें चली गई, आज लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हमारी मर्जी का निज़ाम जो है इस मुल्क के अंदर आप लेकर आए। क्यों रियासत इनसे निगोशिएट नहीं कर सकी, डील नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी? मामलात कहाँ पर आपको गलत नज़र आते हैं? ये जो लोग डंडे दिखा दिखा कर दूसरों को धमकाते फिरते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते फिर रहे हैं, हमारी यहाँ पे हुकूक महफूज हैं आज, क्या कहते हैं आप? हकूक की बात है, बात ही दरअसल सारी हकूक की है। सच्ची बात यह है, कोई अपने हकूक को कैसे शेल्टर देता है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करता है, स्टेट कैसे करती है, मीडिया कैसे करता है, लेकिन बात बुनियादी तौर पर राइट्स की है। लेकिन जब भी कभी राइट्स या हकूक किसी मौके पर भी, किसी तबके भी, छोटे या बड़े, मतलब उसमें तादाद की कोई बात नहीं है, तो वो अगर इंजर्ड होंगे किसी के भी एक्शन से, गलत एक्शन से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन से, गैर आइनी और गैर कानूनी एक्शन से, अगर किसी के आप कानून उसके राइट्स जो आप इंजर करेंगे तो उस पर लामाला यू एंड क्राई होगा। तो ये लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की, नहीं, वो दैट इज ए क्राइम। पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो कोई बात ना हुई ना। पब्लिक प्रॉपर्टी कैम करना कोई राइट है किसी का? पुलिस के ऊपर हमला किया, मैं भी यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना या पुलिस तो छोड़ देना, मतलब किसी आम सिटीजन पर अटैक करना या उसको कोई नुकसान पहुंचाना उसकी तो बॉडी हमारे को। आइन में तो शाह साहब, आप तो माशाल्लाह कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी केसेस करते हैं। हमारे आइन के अंदर तो लिखा हुआ है कि रियासत जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि हर शख्स की जान का
और उसकी प्रॉपर्टी का उसको वो महफूज रखे। तो यहाँ पे अगर रियासत ये नहीं कर सकती है तो रियासत फेल हो जाती है। ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं ना, सीधी सी बात। रियासत के बड़े काम ही सिर्फ यही हैं, छोटे छोटे मामला को छोड़ दे। सबसे बड़े जो काम है आइन के तहत रियासत के, वो ये कि कॉमन मैन से लेके छोटे से लेके बड़े तक कोई उसमें तफरीक नहीं है, बल्कि आइन अलग आर्टिकल में कह देता है कि जनाब ये सारे एक जैसे हैं कानून के सामने। तो ये तो बुनियादी कि आप अपने शहरी की इज्जत जान माल के आप मुहाफ़िज़ हैं और जिम्मेदार हैं आप, ये तो बुनियादी जिम्मेदारी है। और अगर कोई आप जैसा भला वकील जो है ये तमाम मामलात लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाए कि ये रियासत ना माल की जिम्मेदारी ले रही है ना जान की जिम्मेदारी ले रही है, तो आपके ख्याल में क्या फैसला हो सकता है इसके ऊपर? ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है? मेरे नज़दीक मेरी इंटरप्रिटेशन के जब कभी भी ये बड़ी वाज़ेह बात है ना, इसमें कोई ना दोस्ती की बात है ना दुश्मनी की बात है कि स्टेट जो भी है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर है, वो जिम्मेदार है अपने शहरी की इज्जत जान और माल की हिफाजत की। और अगर नहीं कर रही तो क्या आपके ख्याल में मसलहत आड़े आ रही है? वो नहीं कर रही अगर, तो वो इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं या इखलाकी जिम्मेदारियां जो हैं वो उससे पीछे हट रही है या तजावज कर रही है। मतलब इसलिए ये तो बुनियादी ये आइन के अंदर आप कह रहे हैं कि ये मामला तय हैं? बिल्कुल तय हैं। ठीक है, ये कोई बात कोई पूछ लें किसी से, टेलीफोन करके किसी और से पूछ लें, ठीक है, कि क्या ये बुनियादी राइट्स हैं या नहीं है। मतलब लेकिन अब अगर इसके अब देखें ना, अब ये जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो आज का वाक़या है ना, ये तो पिछले 3 सालों में पता नहीं कितने वाक़यात हम देख चुके हैं। मतलब ठीक है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मेरी जमात है, मेरी क़यादत है, मियां नवाज शरीफ साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मेरे अदरवाइज प्रेसिडेंट है, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनके कैपिटल में उनकी सीट ऑफ द गवर्नमेंट जिसको इस्लामाबाद कहते हैं मफलूज कर दिया गया। फोन नहीं कर सकते हैं आप। और दूसरे हमारे पंजाब के अगर कोई मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनकी सीट ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ वो भी आपके सामने है। मतलब तो ये सारे वो वाकयात हैं जिनको विजडम और पॉलिटिकल चश्मे से देखना होगा। सिर्फ ये शिकरी साहब बैठे हुए हैं इंतजामी मामला, तो ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये बताएंगे कि क्या क्या मशीनरी के क्या क्या फराज थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं किया, या जो नहीं करना था वो करने दिया। ठीक है, वो इनसे बेहतर कोई रोशनी नहीं डाल सके। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब के पास जाना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आपका आई नो सिक्योरिटी जो है वो डोमेन है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर इज इट अ नोन फैक्ट और इज इट एन ओपन सीक्रेट कि वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिनाइल के अंदर रही है? तो जिन लोगों की जान चली गई है ये तमाम मामलात के अंदर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो आप कहां देखते हैं? देखें, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था कि पंजाब में, ख़ास तौर पे सदरन पंजाब में किस तरह से तमाम कलम तंजीमें, उसके बाद तालिबान, उसके बाद जितने ये लोग वहाँ से फाटा से मार खा के आ रहे हैं, वहाँ से जो डिस्पर्स हो रहे हैं, डिसऑर्गनाइज हो रही हैं, आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ज़रबियत वहाँ कर रही है, ये तमाम आके सदरन पंजाब में इकट्ठे हो रहे थे। क्योंकि ये डीजी खान का एरिया ऐसा है जहाँ से आप बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, पंजाब से भी जाते हैं, सिंध से भी आते हैं, तमाम जगह से आकर ये नर्सरी बनी हुई थी। और तमाम चैनल्स के ऊपर, इवन मैं भी बहुत चैनल पे जाता रहा, बहुत लोग खुला ये बात कर रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की ज़रूरत है, इनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज होने नहीं देना चाहिए, इनको वहाँ से डिस्पर्स करना चाहिए। और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कई दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि इन जगहों पर बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं, आप ऑपरेशन करें और रेंजर्स को एम्प्लॉय करें। जबकि आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह और उसके बाद पंजाब चीफ मिनिस्टर भी यही कहते रहे कि हमारी जो है पुलिस जो है वो बहुत इफेक्टिव है, पुलिस काम कर लेगी, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसलिए ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब और जो भी वहाँ के होम मिनिस्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 72 लोग जो शहीद हुए हैं इनका कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। इसको हम अवॉइड कर सकते थे, हम हमेशा रिएक्टिव काम करते हैं लेकिन कभी वो नहीं करते कि पहले इसको रोका जाए।
प्रोएक्टिव नहीं रही पंजाब गवर्नमेंट मंसूबाबंदी कर सकती थी, पंजाब गवर्नमेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर एक्शन ले सकती थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट मसलहत का शिकार रही, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठी रही। क्या वजह थी? अब ये मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, वजाहत। लेकिन इसमें मैं एक दो और बात बताना दो और पॉइंट बताना चाहूंगा। अब आप देखें ना कि ये आप बताइए कि किसको नहीं पता कि जब फ्यूनरल हुई थी मुमताज कादरी की तो कितना बड़ा प्रोसेशन हुआ। इट वाज एन आई ओपनर फॉर द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कैपिटल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब मुझे ये बताइए कि 40वां था, सबको पता था किस तरीके वाई उनको क्यों नहीं रोका गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने उनको कॉन्फ्रेंसी से कुछ लोगों के में भी गवर्नमेंट के लोग मिले हों, उन्होंने उनको रेड जोन में कैसे आने दिया। कितनी बड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो गई है कि ये लोग वहाँ पर बैठ के धरना दे के आप बात करें, शरीयत नाफिज करें, और फौज को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन लोगों से करवा दी है। रेंजर्स कहाँ गई, क्यों नहीं अप्लाई हुई, पुलिस ने इनको क्यों आने दिया, कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं यहाँ के आईजी पुलिस और कमिश्नर जो है कश्मीर के इस्लामाबाद के, इनके खिलाफ ताज़ेबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं सॉर्ट किया गया, कोई अकाउंटेबल है तो वो किधर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गवर्नेंस नहीं है और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अफजल शिकरी साहब, इससे पहले कि मैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर एनालिसिस करवाऊं इस्लामाबाद की सिचुएशन का, एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो असातिज़ा भी मेरा ख्याल है क्लासेस के अंदर पूछते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर ये तासुर मौजूद हो कि कानून सिर्फ बड़े के लिए सिर्फ हमारे लिए मौजूद है, हमें हाँकने के लिए मौजूद है, और बड़े जो हैं वो जो दंदनाते फिरेंगे, बेशक उनके खिलाफ अरबों करोड़ों डॉलर्स के इल्जामात होंगे, तो फिर नीचे क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? क्या वो नीचे भी लोग फिर कानून को ओबे करेंगे, या वो कहेंगे कि हम भी फिर डंडा उठाते हैं, हम भी फिर ग्रो बनाते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ जो अपने मुतालबात खुद मनवाते? क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में एक ये इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपको कानून कुछ नहीं कह सकता, और उस पर हम अमूमन जो होता ही है कि हम कहते हैं कि जी ये सियासी लोग जो हैं उनका कसूर है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासी लोगों का कसूर है, ये सारे माशरे की खराबी है और जो कि जमा होती रही है, और आज हम इस नहज पर पहुँच गए हैं कि लॉलेसनेस है और हर आदमी ये समझता है कि माइट इज़ राइट जो है यही है, और सच्ची बात यह है कि ऑन ग्राउंड हो भी ऐसा रहा है, यही हो रहा है। और जब आप ये देखते हैं तो फिर हर एक ये समझता है कि अगर मैं ताकत का इस्तेमाल करूँगा वरना मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। ये मेरा ख्याल है, इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब ये है। लिहाजा अगर रूल ऑफ लॉ की बात करनी है तो ये अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्लाई होना है, और उसके लिए आपको मिसाल बनानी पड़ेगी। ठीक। अब ये जो इस्लामाबाद में लोग धरना दिए बैठे हैं, पस मंज़र इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक शख्स को सज़ाए मौत देता है, हुकूमत वो इम्प्लीमेंट करती है, और ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके बाद धरना दे देते हैं शाराए दस्तूर के ऊपर और कहते हैं कि हमारे मुतालिबात माने जाएं, जो हम कह रहे हैं वो करें, नहीं तो हम आपको आपकी हुकूमत तहस नहस कर देंगे। ये हाउ डू यू कैटेगराइज दीज पीपल? हु आर दीज पीपल? जो कौन लोग हैं ये जो इस वक्त धरना दिए बैठे हुए हैं कानून की नज़र से? कानून की नज़र से हर वो शख्स जिसने आके धरना दिया और लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन की पहले या अब, वो कानून की नज़र में कल्प्रिट हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप पहले कार्रवाई नहीं किए तो अब भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले भी एक गू की सूरत हाल थी, अब भी वही आया। जब तक आपकी पॉलिसी में क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक आप रेड लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर आप स्टैंड बाई करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, बात नहीं बनेगी। और जहाँ तक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैं पिंडी में मेरी मुलाजमत रही है को 3 साढ़े 3 साल। बुनियादी बात यह है कि इस्लामाबाद कैपिटल सिक्योर होता है रावलपिंडी की पुलिस से। ठीक। अगर आपको वहाँ से कोऑपरेशन नहीं मिलेगी तो आपको फिर इस्लामाबाद को आप सिक्योर नहीं कर सकते, आपको मसाइल पैदा होंगे। ठीक। इस सूरत हाल में लोगों को पता था, बाकायदा इश्तहार थे, ऐलान किए और गए, ऐलानात थे, और लोगों को बाकायदा इंतज़ाम किया गया, और वो आ रहे थे, बाय एयर आ रहे थे, बाय ट्रेन आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, उनके बाकायदा नक्शे रूट्स बनाए हुए थे,
वो लोग यहाँ आए और ऐलानात भी किए कि हम यहाँ पे बदला लेने जा रहे हैं और हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। और अगर मुतालबा ये है कि यहाँ आके हुकूमत की गर्दन पे हाथ रख के कहेंगे कि निज़ाम मुस्तफ़ा भी ले आओ, कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर लो, हम जो हमारी इंटरप्रिटेशन निज़ाम मुस्तफ़ा है उसको आप करो, तो फिर आप बताएं केओस ही होगा ना। और ज़फ़र अली साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो छोड़िए, किसी भी रियासत की का वजूद इस चीज़ के ऊपर है कि अगर वो उस इलाके के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक। और ये जो हकूक़ जो हैं ये सिर्फ शहरी तक नहीं है, हर वो शख्स जो इस रियासत में मौजूद हैं, चाहे फॉरेनर भी है, उसके लिए भी हकूक़ वही हैं जो एक शहरी, जो एक आम शहरी के लिए, पाकिस्तान के बासी के लिए है। नाज़रीन, क्यों इन लोगों को रोका नहीं जा सका, ये इसकी वजह हमने जाननी है। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करते हैं ज़फ़र अली शाह साहब से। जो हम सवाल पूछना चाहते हैं वो ये है कि ये जो जिस रियासत का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत का जिक्र कर रहे हैं, और रियासत बाय डेफिनेशन जो है तमाम इदारे और जो लोग हैं वो इस रियासत का हिस्सा हैं। आप GHQ को भी उसका हिस्सा गर्दानते हैं, आप अदलिया को भी उसका हिस्सा गर्दानते हैं, आप हुकूमत को भी उसका हिस्सा गर्दानते हैं। तो जो पैरालिसिस या फेलियर हमें नजर आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस तरह किस को तकसीम करेंगे, इस हवाले से बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस मुल्क की आप पार्लियामान का अगर जिक्र करें तो ये वो पार्लियामान है जिसको ये इदराक अभी तक नहीं हो सका कि क्या हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को बेहतर करना है, हमने उसको रीस्ट्रक्चर करना है, हमने उसके शेयर्स बेचने हैं या नहीं बेचने हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स का अगर आप हाल देखें तो वह बंद हो चुकी है, लोगों की तनख्वाहें भी नहीं जा चुकी। लूट मार का बाजार जो है वो इतना गर्म है कि जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है वो समझता है कि ये मेरा ही है, मैं इसको ले जाऊं। अगर ये हम हुकूमत जो है इसी तरह चलती रहेगी और ये मामलात इस तरह चलते रहेंगे तो दुनिया के अंदर हमारा इमेज क्या होगा। और जो हम रियासत की बात कर रहे थे ज़फ़र अली शाह साहब, कि जो रियासत के अंदर तमाम लोग शामिल, मीडिया भी उसका हिस्सा है, मीडिया के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। तो आप क्या कहते हैं, किस इदारे की कितनी फेलियर है यहाँ पे? इंटेलिजेंस का कितना फेलियर है, हुकूमत का कितना फेलियर है, अदलिया का कितना फेलियर है, हम जो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उसका कितना फेलियर है? हमें तो नहीं नजर आती कोई उम्मीद की किरण इसके अंदर। मायूसी गुनाह है वैसे कहते हैं, लेकिन ये हालात बड़े ब्लीक से नजर आ रहे हैं हमें। देखिए जी, ये मुख्तलिफ टीयर्स हैं और कैटेगरीज हैं। ठीक। अब एक थाने लेवल को बात होती है तो वो कौन जिम्मेदार है, वो SHO से पता करेंगे कि भाई ये क्या बात हुई है, या जिले लेवल पे इसी तरह। सबसे बुनियादी बात है पॉलिटिकल पावर की। अभी ये भी इस पॉलिटिकल पावर में भी बड़ा कन्फ्यूजन डाला जा रहा है या नज़र आ रहा है, या लोग उस पर तनकीद करते हैं, कोई शाबाश कहते हैं, कोई बैड गवर्नेंस कहते हैं, कोई गुड गवर्नेंस कहते हैं। हमारा सब सिस्टम है हमारे मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम। पार्लिमानी निज़ाम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बात भी आइन में लिखी हुई है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम इदारों की, तमाम कैबिनेट की, फेडरल अपना प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की सूबे की सतह तक, और फिर द होल कैबिनेट। ये नहीं हो सकता कि ये चौधरी निसार साहब को एक्यूज कर लें कि भाई ये फेलियर चौधरी निसार का है। तो 3 दफा इस्लामाबाद लुट गया। मैं यही याद करता हूं ना कि अगर ये कामयाबी है तो ये चौधरी निसार साहब के अकेले कामयाबी नहीं है। कामयाबी कौन सी? ये अगर है, मैं बात की बात कामयाबी तो कोई नजर नहीं आ रही ये होल कैबिनेट की है। और अगर खुदा न खास्ता फेलियर है, जो कि प्राइम फेज नजर आ रहा है, तो फेलियर फिर ये पूरी कैबिनेट का है, पूरे उस सिस्टम का है। ये बाकी बातें तो देखिए, अगर कोई किसी की पूछ नहीं हो रही, जिस आपने इदारों का नाम लिया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल उसका। और अभी शरीफ साहब ने भी कहा कि ये ठीक कहा कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का जो डिफेंस है इंटरनल उस गड़बड़ से या किसी डिमॉन्स्ट्रेशन से, ये वो है रावलपिंडी का। क्योंकि ये ट्विन सिटी है, रावलपिंडी भी कैपिटल रहा है यहाँ पर, वो आरजी बड़ा अरसा तक चलता रहा है। अब ये जो कहा जा रहा है या जो देखा है, मैंने बताते खुद भी देखा है, आपके मीडिया ने भी देखा होगा, मैं खुद भी कोई शादियां अटेंड करनी थी, हम नहीं कर सके। वो इस आसानी से
देखे ना 144 की खिलाफ वर्जी हो जिसमें 4 आदमियों से पांचवा हुआ नहीं तो किसी इंतजामिया ने उनको उठा नहीं लिया। मतलब अब कहाँ पर एक इतना बड़ा बाप और पता नहीं, मुझे ये तो नहीं पता पसे पर्दा क्या है, अल्लाह जानता है, ये तो अल्लाह ही को जानता है, या फिर वाक़यात सामने आए तो पता चले। ये किस तरह, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिंडी जो कि एक पंजाब प्रोविंस का हिस्सा है, जो कि ट्विन सिटी है इस्लामाबाद का डिफेंस है कैपिटल का, यहाँ पर 170 स्वारत खाना है, यहाँ पर छोड़ दें सीट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को, तो इस आसानी से, यानी बाज़ लोगों ने तो इस तरह कहा कि शाह साहब क्या बताएं आपको कि जो माँ आ रहा था, एक दो जगह तो उनको अब्स्ट्रैक्ट किया गया जानबूझकर, उन पर शेलिंग की गई और उनको प्रोवोक करने की कोशिश की जबकि माँ प्रोवोक नहीं था, नंबर 1 ये। और नंबर 2 ऐसे नजर आया कि बिल्कुल इस माब को, जो कि बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल हाथों से उठाकर आईसीटी की टेरिटरी में फेंक दे, जो कि एक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। इतनी जब आसानी से आप किसी माब को, चाहे वो पीसफुल ही था, पीसफुल भी अगर था तो फिर भी उनको पीसफुल तरीके से उनको रोका जा सकता था। लेकिन अब उसके असरात आप देख, और फिर एक इसको कोइंसिडेंट कह लें या कुछ भी कह लें कि उतना ही बड़ा, इससे भी बड़ा एक हादसा उस कैपिटल में हो जाता है, पंजाब के कैपिटल में, और इधर ये हो जाता है। मतलब तो अब उसके असरात जो हैं यहाँ तक आ रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना दौरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा अमेरिका है, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, वो उस जो वो कॉन्फ्रेंस है न्यूक्लियर के सब्जेक्ट पे हो रही है, वो उनको कैंसिल करना पड़ा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। ब्रिगेडियर साहब, एकेडमिक बात हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी स्टो होती रही हैं डेकेड्स के अरसों पे मोहित जो है, वो हमने इंतहा पसंदी का जो एलिमेंट था, या जो रेडिकलाइजेशन का हमारी सोसाइटी के माशरे की रेडिकलाइजेशन का जो एलिमेंट था, उसमें हमने इग्नोर किए रखा। हमने सऊदी अरेबिया से डॉलर्स लिए रखे, हमने अमेरिका से डॉलर्स लिए रखे, और हमने ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट हमारे मुआशरे के ऊपर क्या होगा। क्या हमारा मुआशरा रेडिकलाइज हो जाएगा, इंतहा पसंदी जो है वो मुआशरे में सरायत कर जाएगी, जो कि हमें अब हर पोर में से फूटती हुई नजर आती है। क्या कहते हैं आप? जी देखें, ये बिल्कुल सही बात है। इवन सऊदी अरब की, ईरान की प्रॉक्सी थ्रू आउट पाकिस्तान में लड़ी गई है, और हमने नेवर रियलाइज्ड कि इसके बाद में दूर सताइज क्या होंगी और क्या प्रॉब्लम होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि चलें, जो हुआ वी डोंट लुक बैक, नाउ वी हैव टू फेस इट एंड फेस इट करेजसली विद लॉट ऑफ पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व, जो कि नज़र नहीं आती है। नेशनल एक्शन प्लान में बड़े क्लियर 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 पॉइंट जो फौज ने ज़रब ऑपरेशन शुरू किया और फौजी अदालतें बना दी, इसके अलावा किसी चीज़ पर अमल नहीं किया गया। मुझे ये समझ नहीं आती बात कि इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह है। फंड्स की कमी कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो बस पे 200 अरब रुपया खर्च कर सकते हैं, तो क्या नेक्टा को बनाने के लिए 20 अरब की ज़रूरत पड़ती है? या आपके लिए काउंटर टेररिज्म फोर्स बनानी थी आपने, वो नहीं आपने बनाई। उसके बाद मदरसों की आप देखें, आपने रिफॉर्म नहीं किया है, जुडिशल रिफॉर्म नहीं किया है, पुलिस रिफॉर्म नहीं किया है, और सबसे ज़्यादा जो इकनॉमिक टेररिज्म में जब मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, कैसे आता है, किधर जाता है, उसको हमने कुछ नहीं किया। तो ये अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, और ये पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। क्योंकि आप बताइए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मिस की है, कैंसिल की है, इसका मैसेज क्या गया कि पाकिस्तान इज़ अनस्टेबल, पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो शरीयत नाफिज करने वाले लोग वो आके पार्लियामेंट को थ्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कौन सी शरीयत, चाहते हैं कौन सा वर्जन शरीयत का ये भी एक सवाल है ना। यही तो बात है कि कौन सी शरीयत जो वो अपनी मर्जी के मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, ये बात पार्लियामेंट में आनी चाहिए। उसके बाद बुशान यादेव जैसे लोग जो चाहते हैं, जो रॉ इन्वॉल्व है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, फिरका वारियत बढ़ाना चाह रहे हैं और दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जब आप 2+2 करते हैं
तो फिर रियलाइज़ होते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी साजिश है। और यही वो दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान को अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे तो वो बताएंगे कि आपकी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी इतनी नज़दीक पाकिस्तान में पहुंच गई है कि आपके न्यूक्लियर एक्सेस को ख़तरा है। ये दुनिया को ये चाहते हैं, रॉ वाले चाहते हैं, इंडिया चाहता है, बताएं ताकि दुनिया पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको किसी तरीके से कैप करे, और ताकि फिर उसके बाद भारत जैसे मुल्क जो है वो पाकिस्तान को अपने मुसलत में ले लें। आप जो इंडिकेट कर रहे हैं वो हम तो देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है वजीर आजम साहब को फोन करते हैं और कहते हैं कि ओ हो हमें तो बहुत अफसोस हुआ, और जो आप बात कर रहे हैं एन उसके मुताबिक जो है वो काम लग रहा है। दौरा अमेरिका भी जो है वो मनसूख हो गया, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की आप कह रहे हैं वहां पे मीटिंग थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं वहां पे। देखें, बात यह है कि आपको यू आर ए सॉवरेन कंट्री दे रहे हैं, नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए तो सही कि हमें कहां से स्टार्ट करना है और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखें, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द फेडरल गवर्नमेंट and all 4 provincial governments. Now they have to all work together in close coordination with the armed forces and civil armed forces. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, आपने जब तक ये चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे। आप देखें, पुलिस हमारी बहुत ट्रेंड है, लेट मी टेल यू, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि पुलिस काम नहीं करती। पुलिस ट्रेंड है, लेकिन यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल फील्ड सोल्जर्स हु आर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये पॉलिटिकल एफिलेशन जो बना दी गई हैं कि ये एमएनए, ये पुलिस वाले जो हैं, ये सेटअप ग्रुप, ये एमएनए, ये पीएमएलएन के साथ हैं, ये पीपीपी के साथ हैं, ये पीटीआई के साथ हैं, ये दे आर द सिविल सर्वेंट। उनको स्ट्रेंथ दें। फौज का सिस्टम क्यों चलता है? बिकॉज फौज में अगर कमांड पे 2 साल के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर या जनरल ऑफिसर कमांडिंग जाता है, वो पूरे 2 साल करता है, किसी हालत में उसको चेंज नहीं किया जाता। सिर्फ उस सूरत में चेंज होता है कि बहुत बड़ा कमांड फेलियर हो या ऑपरेशनली कोई गड़बड़ हो गई हो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, जो पुलिस का एसपी या डीआईजी या आईजी 3-4 महीने के लिए आएगा, व्हाट ही वुड डू? ही वुड नो नथिंग अबाउट द प्रोविंस और अपने इलाके के बारे में। जब तक 3 महीने में उनको समझ आती है, आप उनको चेंज कर देते हैं। एसएचओ एरिया का एसएचओ जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहता। आप मुझे बताइए इस तरीके से कैसे सिस्टम चलेगा? तो हमें सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इसको चलाने के लिए आपको गुड गवर्नेंस, मेरिट, नो करप्शन, एंड देन इज द टॉप लाइन इज अकाउंटेबिलिटी। फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन या जो सिस्टम जिसकी बात आप जिन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन बुनियादों के ऊपर खड़ा कर दें, तो फिर तो वो वफादार तो नहीं होगा ना किसी सियासतदान का, तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिगरी साहब। ये यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन रेज किया कि फौज कर रही है, बड़ी मेहरबानी है उनकी कि वो आके वो कर रहे हैं। कौन फ्रंट लाइन पर होना चाहिए? ये वॉर ऑन टेररिज्म, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, क्या कहते हैं आप? एक तो करेक्शन, फौज की मेहरबानी नहीं है, फौज हमारी फौज है, उनका ये फर्ज है, उनकी ये ड्यूटी है, और उन्होंने ये बहरहाल ये करना है काम, और हमारी भी मैं क्यों कह रहा हूं, अगर वजाहत कर दूं, पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म जहां भी फाइट की जाती है वो पुलिस लीड कर रही होती है। ये इसमें दोनों मॉडल्स हैं, फौज भी करती है और पुलिस भी करती है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर देखा यह गया है कि क्योंकि ये टेररिज्म का सिलसिला लॉन्ग रन चलेगा, ये ऐसी बात नहीं है कि कल परसों ठीक हो जाएगा, और अब ये कल आप फिर ये आके कहेंगे कि जी इन्होंने उस वक्त ये कहा भी क्यों नहीं हुआ, ये बात नहीं है। लाहौर का एक वक़ुआ है, आप ये जहन में रखें कि ये एक वक़ुआ है और ये कहीं भी हो सकता था। ये ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस जो है उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो ये जंग जो है टेररिस्ट के घर लेके जाए, और सिर्फ पुलिस कर सकती है, इसलिए नॉट रिएक्टिव। यस, इसलिए कि पुलिस जो है हर जगह मौजूद है। अब सिर्फ उसको आप हिम्मत दें, उसको रिसोर्सेज दें, उसके साथ बदाखलत बंद कर दें और उसको काम करने दें, और सिर्फ आपका काम यह है कि अच्छे अफसरान, अच्छी कमांड जो है उसको ला के लगा दें। अगर सूरत हाल ये हो कि कैपिटल में आपके पास फुल टाइम आईजी भी ना हो और डीआईजी भी ना हो, तो ये तो होना था जो आपके सामने हो रहा है, जो लोग इतना आराम से अंदर आके तो आपको जब तक यहाँ पे परमानेंट आईजी की ज़रूरत है तो कोई सिलेक्ट करके लगा दे, और फिर उसको एम्पावर करें कि वो कार्रवाई करें। और जो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल हुई है, मैं फिर ये आपको कहूँ
कि इस्लामाबाद को आप सिक्योर करने के लिए आपको बहरहाल पिंडी के ज़रिए होगा। इस्लामाबाद स्टैंड अलोन कभी अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस के हवाले से आपने कहा कि उन्हें भी करना है, लेकिन हमें ये बताइए, जब टेररिज्म के हवाले से हम बात करते हैं या अर्बन वॉरफेयर के हवाले से हम बात करते हैं या हम इक्विपमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो आपके ख्याल में हमारी पुलिस के पास वो ट्रेनिंग, वो इक्विपमेंट वो मौजूद है, वो प्रोटेक्शन मौजूद है जो सारी दुनिया के अंदर पुलिस को मौजूद होती है? बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। वो ज़रूरतें पूरे करने की भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो इस वक्त ट्रेन मैन पावर है उसको सिर्फ आप उसका मोरल ठीक कर लें, उसको हिम्मत दें। ये ना हो कि स्केपगोट बनाया जाए कि अब ये इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद फैसला सियासी हो और उसके बाद पुलिस अफसरान जो है जो कराची के अंदर हमने विटनेस किया, और अगर वो सच बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। और अगर वो डिमांड करता है कि क्लैरिटी के साथ आप अहकामात जो है लिख कर दे दें, तो अहकामात लिख कर दे दें, क्यों आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो अहकामात लिख कर देंगे और आप उसको टास्क दें और फिर ये देखिए कि वो टास्क पूरा करता है नहीं करता है, होल्ड हिम अकाउंटेबल, डिसमिस हिम, और अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है रजिस्टर है केस अगेंस्ट। जी शाह साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक तकरीबन कर रहा था, पहले शुरू में शकील से कहा था कि पुलिस ऑफिसर को या कोई जितने भी सिविल सर्विसेज हैं या जितने भी हैं, जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोटेक्शन नहीं देंगे उसको ये खौफ नहीं होगा। देखें, ये बुनियादी खौफ है, पेट का खौफ जो है ये बड़ा खौफनाक खौफ है कि किसी अफसर को ये पता ना हो कि आप किस वक्त मुझे वजीर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब मुझ पर खफा हुए हैं, मुझे उठा के जनाब पता नहीं कहाँ फेंक देगा, मेरा क्या अशर होगा। जब तक ये और ये प्रोटेक्शन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दे सकता है। हमारी पॉलिटिकल पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट, सिविल उनकी सर्विस को प्रोटेक्ट कर, तभी वो जरूरत कर सकते हैं कि जनाब ये आपका गैर कानूनी आर्डर मैं नहीं मान सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो आप न रखें और वैसे उनको गैर, वो बड़ा मुश्किल है। कोई एक आदि निकलेगा, फिर वो तो सैकड़ों में जो गैर कानूनी आर्डर नहीं मानेगा। ठीक है, अनलेस यू प्रोटेक्ट दम, अनलेस यू ट्रेन दम, अनलेस यू इक्विप दम, तो आप उनसे इतनी ज़्यादा फिर उम्मीदें भी ना लगाएं। सेनेटर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, अफजर अली शिगरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के ऊपर, मुश्किल फ़ैसले भी करने होते हैं, लर्जा नहीं होना होता। ये ना हो कि आपकी टांगें कांप रही हों और आप किसी काम में हाथ डालने से डर रहे हों। वक्त नहीं है उस चीज़ का। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।